आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खी। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके अलावा आज 20 नवंबर को 3 राज्यों की 14 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में फर्स्ट फेज की वोटिंग 13 नवंबर को हुई थी और इन सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारत के निर्वाचन आयोग के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दोपहर 3 बजे तक महाराष्ट्र में 45.53% और झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में 61.47% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने पुलिस कर्मियों पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कुछ बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान उनके ID से मेल नहीं खाती है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से मामले में दखल देने की मांग की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर वोटरों के लिए तुरंत सुनिश्चित करे कि लोगों की ID पुलिस चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स की ID जब्त ना की जाएं। अखिलेश ने आगे कहा कि असली ID को नकली बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए और वोटिंग की गति ना घटाई जाए, समय बर्बाद ना किया जाए और जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने और चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। अब अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं का भरोसा खो दिया है, इसीलिए उन्होंने उपचुनाव के क्षेत्रों में अराजक तत्वों को भेजा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान उनके ID से मेल नहीं खा रही है। बीजेपी निर्वाचन आयोग और प्रशासन से ये मांग करती है कि ID कार्ड के मिलान के बगैर वोटिंग की इजाजत ना दी जाए। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि उसे 20 नवंबर को बड़े हवाई हमलों की पुख्ता सूचना मिली है और सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया गया। इस बयान में कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से दूतावास बंद रहेगा और इसके कर्मचारियों को सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने को कहा गया है। अमेरिकी दूतावास ने सलाह दी कि हवाई हमलों का अलर्ट मिलते ही अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों में चले जाना चाहिए। हार्दिक पांड्या ICC की T20 क्रिकेटरों की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ICC के T20 ऑलराउंडर क्रिकेटरों की लिस्ट में हार्दिक पांड्या के 244 अंक हो गए और उन्होंने 2 अंकों की बढ़त के साथ पहला पायदान हासिल किया है। आपको बता दें कि ICC T20 ऑलराउंडरों की लिस्ट में नेपाल के दीपेंद्र सिंह अरी 231 अंकों के साथ दूसरे और इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन 230 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। असम कैबिनेट की मंगलवार को हुई एक बैठक में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखने का फैसला किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि 100 साल से भी पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने असम के आधुनिक करीमगंज जिले को श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि बताया था। असम कैबिनेट ने आज हमारे लोगों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाम बदलने की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय आबादी की इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाना है। उन्होंने कहा कि वे ऐतिहासिक दस्तावेज या शब्दकोश संदर्भ की कमी वाले नामों को संशोधित करना जारी रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने मेटा पर सोमवार को 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मेटा पर यह जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप प्रिवेसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने पर लगाया गया। हालांकि अब मेटा ने इस पर अपना जवाब दिया है।
मेटा ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि 2021 के अपडेट ने लोगों के पर्सनल मैसेज की प्राइवेसी में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय यूजर्स के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि इस अपडेट के कारण किसी का भी अकाउंट डिलीट ना हो या व्हाट्सएप सेवा प्रभावित ना हो। यह अपडेट व्हाट्सएप पर वैकल्पिक बिजनेस फीचर शुरू करने के लिए था और इस अपडेट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी। इसमें हमने बताया था कि हम डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद का सर्वेक्षण कल मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर किया गया, क्योंकि एक याचिका में दावा किया गया था कि यह संरचना मूल रूप से हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थल थी। याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, मस्जिद समिति और संभल के डीएम को याचिका में पक्ष बनाया गया है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया को बताया कि न्यायालय के आदेश अनुसार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण किया गया था, जिस दौरान दोनों पक्ष मौजूद थे और वह रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। भारतीय सेना की महानिदेशक चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर ने मंगलवार को लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप का दौरा किया और चिकित्सा कार्यों की समीक्षा की। सेना की उत्तरी कमान ने एक्स पर बताया कि डीजीएमएस लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर और एएमसी के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट ने सैन्य अस्पताल प्रतापपुर में चिकित्सा कार्यों और रसद की समीक्षा के लिए सियाचिन बेस कैंप और कुमार बेस का दौरा किया। इस दौरान डीजीएमएस ने सैनिकों से बातचीत की और सियाचिन युद्ध स्मारक पर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल मंगलवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के अधिकारियों द्वारा मंदारमणि के समुद्र तट पर अवैध रूप से बनाए गए 140 होटलों को गिराने के कदम को रोक दिया। एक विश्वसनीय सूत्र द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री इस बात से नाखुश थीं कि राज्य सचिवालय को आदेश के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार को गुरुग्राम में निजी क्षेत्र की कंपनियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए अपने आधे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने रैप 4 के तहत जारी अपने आदेश में कहा कि निजी और कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को 20 नवंबर से अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के निर्देशों के अनुपालन में एडवाइजरी जारी करते हुए अजय कुमार ने आगे कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।